Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor, BVD ITM, Lucknow. Today we are going to study about highway cross section element. The today's contents are pavement unevenness, also known as undulations, cross sectional elements of roads and curves. So let's start. Pavement unevenness. Basically it stands for unevenness stands for undulation on the road. Undulation on the road. What is undulation? We will let's see. सपोज करिए कि हमारे ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, हमने इस पे रोड बनाना था, हमने इस पे रोड बनाया, रोड बनाने के बाद कुछ इस तरीके से माइन्यूट मतलब मेजर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये हाइट है, ये जो हाइट आप देख रहे हैं ट्रेसन फ्लो की बहुत ही मतलब mm के रिस्पेक्ट में है, mm के रिस्पेक्ट में ये हाइट है 1 mm 0.5 mm के रिस्पेक्ट, लेकिन प्लेन नहीं है, कुछ अंड्यूलेशन के साथ में है। तो ऐसा हम लोग को जब भी रोड बनाना होता है तो हम डिज़ायर करते हैं, कोशिश रखते हैं कि हम जो एक इवन सरफेस बनाए, एक स्मूथ इवन सरफेस बनाए, मतलब कंप्लीटली स्मूथ इवन सरफेस मतलब हुआ कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन था इसी लाइन के रिस्पेक्ट में ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो है इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हमें रोड बनाना था, ये पूरे लाइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन साइट कंडीशन और मटेरियल कंडीशन एंड लेबर के कारण से हमें ऐसा नहीं कुछ इस तरीके से रोड हुआ। तो पेमेंट अनइवनेस क्या होता है? पेमेंट अनइवनेस जो होता है वो होता है कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अंड्यूलेशन, चाहे वो अपग्रेड हो या डाउनग्रेड हो, उससे ये नहीं होता, लेकिन समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अंड्यूलेशन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ अ रोड, उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट अनइवनेस। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? पेमेंट अनइवनेस जो होता है वो व्हीकल के ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पीड, राइडिंग कंफर्ट, सेफ्टी, फ्यूल कंजम्पशन, वेयर एंड टेयर ऑफ टायर, इन पे इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट को सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट में व्हीकल की माइलेज आती है। व्हीकल की माइलेज कैसे इस पर इफेक्ट होगी कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इतनी दूर इस हिसाब से जाना होगा, लेकिन आप यहाँ तक क्या कर रहे हैं? अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको एक कर्व इनकाउंटर करना है। नेक्स्ट आप व्हीकल की स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं, फिर डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं, फिर आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है, फिर डिक्रीज। इसमें क्या हो रहा है कि आपको व्हीकल को कभी पावर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, कभी पावर कम लगाना पड़ रहा है, मतलब तुरंत ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको पावर कभी ज़्यादा लगाना है, कभी कम लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है राइडिंग कंफर्ट। आप जब एक फ्लैट स्मूथ रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो कंफर्ट में होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन जब हम एक अंडुलेटेड रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें सडन जर्क महसूस होता है, सडन जर्क फील होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे कंफर्ट के लिए हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सूट नहीं करता। नेक्स्ट होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ्टी भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडुलेशन की वजह से हमारी जो गाड़ी है उसकी ब्रेक एफिशिएंसी और उसके स्पीड में बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण से सेफ्टी का कंसर्न हमें आ जाता है। ओके, अनइवननेस इंडेक्स जो होता है, अभी मैंने जस्ट बात किया, अनइवन इंडेक्स जो होता है वो मेजर ऑफ अनइवननेस विच इज कम्युलेटिव मेजर ऑफ ऑल द वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ पेवेंट सरफेस रिकॉर्डिंग पर यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ स्ट्रेच ऑफ रोड। मतलब एक हॉरिजॉन्टल है, सपोज करें हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में जितने भी वर्टिकल अंड्यूलेशन है उन सबका अगर हम कम्युलेटिव ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें, कम्युलेटिव कर दें, वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है? अनइवननेस इंडेक्स होती है। IRC के हिसाब से, अकॉर्डिंग एज पर एज IRC के हिसाब से कि अच्छा रोड हम उसी को कंसीडर करेंगे जिस पे वर्टिकल अंड्यूलेशन 150 mm पर किलोमीटर हो। 150 mm मतलब कि 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर भी टोटल एडिशन होना चाहिए। उस टाइप के रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? गुड कंसीडर करेंगे। अगर 2500 mm पर किलोमीटर है, 2500 mm पर किलोमीटर, तो हम उसको सेटिस्फैक्ट्री मानेंगे, लेकिन वहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 100 mph। हम 2500 तक भी कंसीडर, 1500 mm तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन अगर हम आपको 2500 mm पर किलोमीटर लेना है तो आपको उस रोड की जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए तो वो 100 kmph होनी चाहिए थी। अगर आपको अनइवननेस इंडेक्स अप टू 3200 mm पर किलोमीटर रखना है, 3200 mm पर किलोमीटर रखना है, तो उस केस में आपका जो रोड कंसिडर किया जाएगा वो अनकंफर्टेबल होगा। आप उस रोड पे जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल मतलब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अनइवन मेजर करने के लिए CRRI ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जो कि बम्प इंटीग्रेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर।
एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उन्होंने इन्वेंट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। इसके हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अनइवनेस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इवेनेट इंडेक्स क्या होता है, अनइवेनेट इंडेक्स होता है कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अंडुलेशन ओवर ए हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ रोड, पहला। दूसरा क्या होता है कि अनइवनेस इंडेक्स के लिए अगर आपका अनइवनेस इंडेक्स की यूआई की वैल्यू 1500 mm/km है तो आप उस रोड को गुड कंसिडर किया जाता है। आप अगर अंडुलेशन की वैल्यू 25, यूआई की वैल्यू अगर 2500 mm/km और आपने उस रोड की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर रखी है, तब भी वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपकी अंडुलेशन की वैल्यू 3200 किलोमीटर है और आपकी स्पीड लिमिट 55 kmph से भी कम है, तब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अनइवनेस इंडेक्स मेजर करने के लिए सीआरआई ने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। अंड्यूलेशन जो पेवमेंट में होता है वो किसकी वजह से होता है, तो मैंने जैसे बताया इम्प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ द फिल। इम्प्रॉपर कंपैक्शन या तो आप मैनुअली कर रहे हैं या मशीन से कर रहे हैं। दूसरा होता है कि अगर आप सबग्रेड पे बोल्डर्स और ब्रिक स्टोन यूज कर रहे हैं तो अनइवनेस इंडेक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे बोल्डर्स और ब्रिक स्टोन होते हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो उनका शेप जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, मतलब ये सेम शेप के नहीं होते। आपको या तो उन्हें ड्रेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको उन्हें एक पर्टिकुलर शेप में कट करना पड़ेगा। अगर आप एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं जैसा आप नेचुरल स्टेट में था, जिसके कारण से क्या होगा कि आप अनइवन साइज के रॉक को यूज़ कर रहे हैं सबग्रेड पे, जिसके कारण से उसके ऊपर के जितने भी लेयर हैं वहाँ पे वो अंडुलेशन शो करेगा ही करेगा। दूसरा होता है आपका पेमेंट का जो मटेरियल होता है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो, जिसके कारण से कि हो सकता है कि व्हीकल कंस्ट्रक्शन के ठीक बाद ही जब उस पर व्हीकल ट्रैवल कर रहा था, व्हीकल मूव कर रहा था, तो उसके कारण से उस पर क्या हो रहा था, उस पर वर्टिकल कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन फील होने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट जो होता है वो सरफेस, अगर पानी उसके अंदर में अगर आप सॉइल आपने जो जिस सॉइल के ऊपर आपने रोड कंस्ट्रक्ट किया है उस सॉइल का जो प्रॉपर्टी है उसमें सोइल करने की प्रॉपर्टी है, और सोइल वो तब होगा जब उसके ऊपर में पानी स्टोर हो रहा हो, पानी कलेक्ट हो जा रहा हो। तो उस सोइलिंग होने के कारण क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में या तो वो सोइल करके फूल के साइज बढ़ जाएगा, जिसके कारण सरफेस पे आपको एक वर्टिकल अंडुलेशन दिखाई देगा, या अगर श्रिंक करके वो क्या हो जाएगा, एक डिफ्लेक्टेड शेप में शो करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से आपको क्या होगा, वो अंडुलेटेड फील होगा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। या अगर आपका सॉइल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फेल हो गया हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फेल हो गया हो, जिसके कारण से भी आपको अंडुलेशन शो हो रहा होगा, या आपने प्रॉपर तरीके से उस रोड का मेंटेनेंस नहीं किया होगा, प्रॉपर रोड से टाइम टू टाइम आपने उस रोड को मेंटेन नहीं किया होगा, जिसके कारण से भी आपको अनइवनेस इंडेक्स हो सकता है। अनइवनेस इंडेक्स होने का एक और होता है कि वेयरिंग एंड टियरिंग ऑफ सरफेस। आपकी सरफेस अगर रिपीटिव यूज हो रहा है, बहुत बार बार यूज हो रहा है, और आप उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, बार बार यूज हो जाने के कारण जो उसका टॉप सरफेस होगा वो क्या हो रहा है, ऊपर से रिमूव हो रहा है बार बार यूज होने से, जिसको हम लोग वेयरिंग बोलते हैं। वेयरिंग होने के कारण क्या हो रहा है, बार बार वो वहाँ से रिमूव हो जा रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, पेमेंट की थिकनेस कम होती जा रही है। लेकिन उससे पहले वाला स्टेज हो सकता है कि उतना ट्रैफिक ना हो, जिसके कारण से पेमेंट की थिकनेस मेंटेन रही हो ओरिजिनल थिकनेस के हिसाब से। तो आप यहाँ पे आएंगे, मेजर करेंगे तो आपको अंडुलेशन शो होगा। ओके, नेक्स्ट जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें होता है लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप ब्लैक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ब्लैक रोड से रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है। अगर रिफ्लेक्शन कम हो रहा है तो आपकी आंखों में क्या हो रही है, ग्लेयरिंग जो होती है उतनी कम होती है, जिसके कारण विजिबिलिटी उतनी अच्छी होती है ब्लैक रोड इन डे। लेकिन ब्लैक रोड इन नाइट की बात करें तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, वहाँ पे विजिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर व्हाइट रोड की बात करें तो व्हाइट रोड दिन में ज़्यादा ग्लेयर करता है, ज़्यादा चमकता है। लेकिन नाइट के केस में वो वहाँ पे नाइट पे व्हाइट रोड पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, जिसके कारण से विजिबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। कंक्रीट की जो रोड होती है वो ग्रे कलर की होती है, ना तो वो वाइट होती है, ना तो वो वाइट होती है, ना तो वो ब्लैक होती है, जिसके कारण से उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो सबसे सही होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाइट एंड ब्लैक रोड के रिस्पेक्ट में। आपको ऐसा रोड का कलर देना होगा जो लाइट नाइट में भी विजिबल हो और दिन में ग्लेयरिंग इफेक्ट भी उसमें कम हो। ड्रेनेज एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रोड की ड्यूरेबिलिटी के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया जो बिटुमेन होता है और जो वाटर होता है वो दोनों के बीच में बहुत ही इन्वर्सिबल
रिलेशन है, मतलब दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है कि अगर आपके रोड पे ज़्यादा देर तक पानी स्टोर है या ज़्यादा देर तक पानी आपने वहाँ से पानी को ड्रेन आउट नहीं किया, तो आपका जो सरफेस है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ड्रेनेज, एक प्रॉपर ड्रेनेज एक रोड सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर लॉन्ग लाइफ एंड इट्स ड्यूरेबिलिटी। अब बात करते हैं कैरिजवे की। कैरिजवे मतलब क्या होता है? विथ ऑफ पेमेंट ऑन विच व्हीकल ट्रेवल, मतलब रोड की वो चौड़ाई जिसपे एक व्हीकल को मूव करना है उसको हम लोग बोलते हैं विथ ऑफ कैरिजवे। आप जैसा कि यहाँ डायग्राम पे देख सकते हैं कि ये तो पूरा रोड है, जनरल भाषा में आप इस पूरे को रोड बोल सकते हैं, लेकिन विथ ऑफ कैरेजवे की अगर हम बात की जाए तो विथ ऑफ कैरेजवे बस यहाँ से ये डिस्टेंस, ये आउटर व्हाइट लाइन से ये व्हाइट लाइन तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोला जाता है विथ ऑफ कैरेजवे। कैरेजवे इसी को बोला जाता है, यानी कि वो रास्ता। आप देखिए, आप गाड़ी तो इसी पोर्शन पे चलाएंगे ना, गाड़ी तो इतनी दूर चलाएंगे, आप तो गाड़ी इस वाले लाइन पे तो चलाने वाले नहीं है, गाड़ी तो यहीं चलेगी, या गाड़ी साइकिल जो भी हो चलाना तो इसी पे है, तो ये होता है विथ ऑफ कैरेजवे। एज पर एज IRC सिंगल लेन के लिए, सिंगल लेन अगर रोड है तो विथ ऑफ कैरेजवे कितनी होनी चाहिए थी? 3.75 मीटर होनी चाहिए, मतलब रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए सिंगल लेन के लिए? 3.75 सेंटीमीटर। अगर टू लेन रोड है और उस पर हमने कर्व नहीं दिया, कर्व हम आगे डिस्कस करेंगे कर्व क्या होता है, अगर हमने कर्व नहीं दिया तो उस टाइम उस कंडीशन में रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए थी? 7 मीटर होनी चाहिए थी। अगर हमने कर्व प्रोवाइड कर दिया है तो रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 7.5 मीटर होनी चाहिए। इंटरमीडिएट लेन के लिए रोड की चौड़ाई होनी चाहिए थी 5.5 मीटर। लेकिन अगर मल्टी लेन है, मतलब 2 लेन से ज़्यादा की रोड है, अब आजकल के डेट में जब एक्सप्रेसवे होती है तो वो 3 लेन या 4 लेन होती है, एक्सप्रेसवे जनरली 3 लेन और 4 लेन होती है, तो उस केस में जो आपकी विथ होगी वो 3.5 मीटर पर लेन, मतलब जितने नंबर ऑफ लेन है आपके, जितने नंबर ऑफ लेन है, हर लेन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए थी? 3.5 मीटर होनी चाहिए थी। लेन का मतलब क्या होता है? लेन का मतलब होता है कि ये ना लेन 1 है और ये लेन 2 है। लेन को डिवाइड करने के लिए बीच में एक मीडियन या डिवाइडर बनाया जाता है। यहाँ पे डिवाइडर नहीं है लेकिन बीच में एक मीडियन व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एक लेन ये है, दूसरी लेन ये है, तो ये 2 लेन रोड है, तो इसकी चौड़ाई अगर ये इंडियन रोड होती है तो इसकी चौड़ाई कितनी होती? ये डिस्टेंस होती 7.0 मीटर। अगर कर्व नहीं है, अगर कर्व होता, अगर यहाँ पे अगर कर्व बना होता तो ये डिस्टेंस हो जाता 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन विथ की। फॉर्मेशन विथ की बात की जाए तो फॉर्मेशन विथ होता है टॉप विथ ऑफ द हाईवे एम्बैंकमेंट और बॉटम विथ एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन। क्या होता है, अब इसका मतलब समझते हैं। हमने अभी कैरेजवे देखा, कैरेजवे का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन फॉर्मेशन विथ का मतलब होता है कि वो विथ जो कि कैरेजवे प्लस जो शोल्डर वाला पोर्शन रहता है या ड्रेनेज वाला जो पोर्शन होता है उसको भी कंसीडर करे। कैरेज में क्या था? कैरेज में बस जितनी दूर पे ट्रैफिक मूव कर रहा है बस उतनी दूर का कंसीडरेशन करना था, लेकिन फॉर्मेशन विथ में नहीं होता। फॉर्मेशन विथ मतलब जितनी दूर में हमको रोड बनाना है, टोटल रोड में क्या क्या आता है? रोड में ड्रेनेज भी पार्ट आता है, शोल्डर भी आता है, कैरेज में भी आता है, ये या कर्व भी आता है। जो सब रहेगा सब हम कंसीडर करेंगे, सारा का सारा कंसीडर करेंगे, यानी कि यहाँ से इंक्लूडिंग शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन विथ। इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन विथ। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड IRC के हिसाब से जो फॉर्मेशन विथ की वैल्यू होती है वो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए NH, और अगर रोड जो होता है वो NH है या SH है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए अगर आपका रोड NH या SH है तो आपकी जो पेमेंट की विथ, रोडवे की विथ होगी, फॉर्मेशन विथ की वैल्यू होगी 12 मीटर। अगर माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन है तो 6.25 से 8.8 मीटर। अगर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इंटीरियर रोड है तो 9 मीटर या 4.75 मीटर। अगर ODR रोड है तो 7.5 से 9 मीटर और या 4.75 मीटर। विलेज रोड है, अगर गांव की सड़कें हैं तो उसमें फॉर्मेशन विथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 7.5 मीटर या 4.0 मीटर। अब देखिए फॉर्मेशन विथ में एक और बात आता है कि सर इतना चौड़ा क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जितनी दूर में गाड़ी ट्रेवल करनी, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये शोल्डर या कर्व का क्या यूज़ है, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसको। अब बात आती है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ROW से। राइट ऑफ वे को जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ROW से। राइट ऑफ वे का क्या मतलब होता है कि जितना भी एरिया एक्वायर्ड किया गया हो एक रोड बनाने के लिए, उस पूरे एरिया को बोला जाता है राइट ऑफ वे। आपने जितना भी एरिया, जब हम लोग अलाइनमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग अलाइनमेंट के टाइम में
हमने आपको बताया था कि एक जब हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे में जाते हैं तो वहाँ पर सर्वे पे हम लाइन भी एक्वायर करते हैं, आसपास के गांव के लोगों से ज़मीन लेते हैं जिस भी रास्ते से रोड पास कर रहा होगा, उसमें उसी जो जितनी ज़मीन हमें चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए आप, वो उसका मेजरमेंट कहाँ से आया, तो वो राइट ऑफ वे से मेजर किया जाएगा कि इतनी दूर की ज़मीन हमें चाहिए, इतनी दूर की ज़मीन चाहिए। यानी कि राइट ऑफ वे में कैरेज वे, शोल्डर एक्सेट्रा के अलावा भी अगर आता है, जैसे ड्रेनेज का पार्ट आ जाता है, कंट्रोल लाइन आता है, बिल्डिंग लाइन आता है, ये सारा पार्ट कहाँ आता है, राइट ऑफ वे। यानी कि जितना भी रोड हमें एक्वायर करना होगा वो पूरा का पूरा एरिया ऑफ लैंड जो होगा वो राइट ऑफ वे होगा। राइट ऑफ वे में जैसा आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा कैरेज वे था और ये हमने शोल्डर दे रखा था। शोल्डर के बाद में हमने ये ड्रेन वाला भी पोर्शन कंसीडर किया है, यानी कि टोटल कहाँ से कहाँ तक पूरा का पूरा लैंड हम यूज़ कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा लैंड क्या है, ये राइट ऑफ वे है, जिसमें कैरेज वे भी है, शोल्डर भी है, कर्व भी आ जाएगा, ड्रेनेज वाला पोर्शन भी आ जाएगा। लेकिन फॉर्मेशन विथ में हम ड्रेनेज का पोर्शन कंसीडर नहीं कर रहे थे, बस कैरेज का और शोल्डर का पोर्शन कंसीडर कर रहे थे। लेकिन राइट ऑफ वे में हम शोल्डर, ड्रेनेज एंड कैरेज में सभी का पोर्शन कंसीडर करेंगे। अब आईआरसी के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ रोड के क्लासिफिकेशन पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड के क्लासिफिकेशन पे हम और टेरेन के कंडीशन के हिसाब से हमें वैल्यू दे रखी है कि हम कितना रोड एरिया रोड कंसीडर करेंगे, कितना। अगर एनएच या एसएच है, अगर एनएच या एसएच है तो रोड की विड्थ 45 मीटर या 24 मीटर होनी चाहिए थी। कब 45 मीटर होगी, जब प्लेन का टेरेन है, और अगर माउंटेनियस टेरेन है तो कंडीशन कितनी होनी चाहिए रोड की विड्थ, 24 मीटर। अगर एमडीआर रोड है पहले प्लेन कंडीशन में तो 25 मीटर एंड 18 मीटर, ओडीआर के केस में 15 मीटर एंड 15 मीटर, बोथ माउंटेनियस एंड प्लेन कंडीशन में। वीआर के केस में अगर प्लेन टेरेन में है तो 12 मीटर और अगर स्टीप टेरेन में है तो 9 मीटर। सिमिलरली उसी के साथ साथ ये तो रोड की विड्थ हुई थी, अब एरिया की बात करें कितना एरिया रहेगा, तो एनएचएसएच के लिए जो आप एरिया ऑफ लैंड एक्वायर करेंगे वो कम से कम 30 मीटर स्क्वायर करेंगे। वहीं अगर आप माउंटेनियस और माउंटेनियस टेरेन में है तो आपको 20 मीटर स्क्वायर का लैंड कंसीडर करना पड़ेगा। एमडीआर रोड के लिए 20 मीटर स्क्वायर का एरिया, या अगर आप माउंटेनियस टेरेन में है तो 15 मीटर स्क्वायर का एरिया। ओडीआर के लिए 15 मीटर स्क्वायर का एरिया, और अगर आप माउंटेनियस टेरेन में है तो 12 मीटर स्क्वायर का एरिया। विलेज रोड के लिए आप जो है वो अगर प्लेन टेरेन में है तो 12 मीटर स्क्वायर, और अगर आप माउंटेनियस टेरेन में है तो 9 मीटर स्क्वायर। ये कंडीशन क्या है मिनिमम के लिए। आप राइट ऑफ वे ऐसा क्यों हम आसपास का एरिया ऑफ लैंड कंसीडर करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उस रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाए, या उस रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो हमें रोड की चौड़ाई, क्योंकि अगर आप उस सेम रोड की चौड़ाई पे ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाम देखने को मिलेगा। ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वहाँ पे जैम की कंडीशन हो जाएगी। तो हमें फ्यूचर का कंसिडरेशन करते हुए कि आगे में हो सकता है कि इंडस्ट्री लगने के कारण या कि कोई और अदर फैक्टर होने के कारण इस रोड पे ट्रैफिक जो होगी बढ़ जाएगी, तो जैसे ही रोड पे ट्रैफिक बढ़ेगी तो जैम की कंडीशन ना हो, हम तुरंत उस रोड को क्या फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, विथ उसकी बढ़ा सकते हैं, सो डैट कि आगे जैम का कंडीशन ना हो। तो हमने राइट ऑफ वे यानी कि उतना एरिया या उतना चौड़ाई जो होती है, विथ होती है, हम पहले से एक्वायर करके रख लेते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन की, हमने जस्ट अभी बात की थी कि कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन क्या होता है। कंट्रोल लाइन होता है कि वो लाइन होता है जिसके बियॉन्ड आपको कोई भी बिल्डिंग या परमानेंट स्ट्रक्चर का काम नहीं करवाना है। कंट्रोल लाइन उस लाइन को बोलते हैं, उस लाइन के बियॉन्ड आपको कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर का काम नहीं कराना है, परमानेंट स्ट्रक्चर का काम नहीं कराना है। और बिल्डिंग लाइन जो होती है वो लाइन होती है कि आप उस लाइन के आगे, बिल्डिंग लाइन के आगे आप जो है वो आप उसको एग्रीकल्चर या ओपन स्पेस रख सकते हैं। आप प्राइवेट ही रहता है, अब गवर्नमेंट उसको एक्वायर करके प्राइवेट ही रहता है, लेकिन आप उस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। आप जैसा कि इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या था, कैरेज वे था। कैरेज वे में यहाँ से यहाँ तक शोल्डर में हमने इसको क्या बोला था, इसको हमने बोला था फॉर्मेशन विथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्टेंस हमने क्या बोला था, इसको हमने ROW बोला था, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे के बाद यहाँ से ये जो पॉइंट होती है, ये जो बिल्डिंग डिस्टेंस की बात होती है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। कंट्रोल, जब कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो आप वो कंट्रोल लाइन के बियॉन्ड ही बनाएंगे, कंट्रोल लाइन के बीच से आगे आप परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं और गवर्नमेंट को फर्दर राइट ऑफ वे के आगे अगर आपको एक्सटेंड करना हो, राइट ऑफ वे के आगे अगर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट
आप चाहेगी तो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको हटा सकती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्व्स क्या होता है। कर्व्स जो होता है वो एक बाउंड्री होता है जो कि कैरेज वे और शोल्डर के बीच में होता है। कर्व जो होता है वो एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। किसके बीच में? एक शोल्डर और कैरेज वे के बीच में, कैरेज वे और शोल्डर के बीच में एक बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो इससे पहले वाली डायग्राम पे हम चला चलते हैं। इस डायग्राम का अगर हम बात करें, इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैरेज वे था और यहाँ से शोल्डर स्टार्ट हो गया, यहाँ से शोल्डर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर, ताकि गाड़ी जो है आसानी से इस रोड से शोल्डर पे ना आ जाए। एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो कि कैरेज वे और शोल्डर को सेपरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व। कर्व ओरिजिनली में प्रैक्टिकली में कैसा दिखता है? तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा कैरेज वे है और ये हमारा शोल्डर है, और ये जो पॉइंट है ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्व। इसको बोलते हैं कर्व, KER, कर्व नहीं, कर्व, KERVS। तो कर्व क्या होता है? ये एक बाउंड्री की तरह एक्ट करता है जो कि कैरेज वे और शोल्डर के बीच में होता है, कैरेज वे और शोल्डर के बीच में होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व होते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ कर्व होता है उसको बोलते हैं लो माउंटेबल कर्व। सबसे पहला टाइप ऑफ कर्व होता है, इसको बोलते हैं लो माउंटेबल कर्व्स। अब इस कर्व का देने का जो पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि ट्रैफिक को अपने ही लेन में, जो ट्रैफिक की लेन है, मतलब कैरेज वे में ही मूवमेंट के लिए अलाउ करे। ऐसा ना हो कि वो चलते चलते शोल्डर की तरफ आ जाए। जनरली उनकी कोशिश होती है लो माउंटेबल कर्व की, वो अपने ही लेन में। हाँ, ऐसा कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गया, गाड़ी खराब हो गई हो, तो अगर आप वहाँ पे लो माउंटेबल कर्व रहेगा तो गाड़ी को आराम से पुश करके कर्व शोल्डर पे लाके खड़ा किया जा सकता है, ताकि जो ऑनगोइंग ट्रैफिक है उसमें कोई दिक्कत ना हो, उस पर कोई हिंड्रेंस ना हो। तो उसके लिए हम लोग लो माउंटेबल कर्व का यूज़ करते हैं। लो माउंटेबल कर्व की जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में आप आराम से गाड़ी को मूव करके, पुश करके आप इस साइड से इस साइड में आराम से लाके पार्क कर सकते हैं, ताकि आने जाने वाले ट्रैफिक में आप कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कोई गाड़ी चाहेगी कि हम यहाँ पे आके खड़े हो जाएं, जनरल केस में तो ऐसा रोकने के लिए, ऐसा प्रोवाइड करने के लिए हम कर्व को प्रोवाइड करते हैं कि जो शोल्डर पे, या शोल्डर यानी कि वहाँ पे फुटपाथ भी आप बना सकते हैं, फुटपाथ भी बना सकते हैं। लेकिन उस केस को बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम कर्व प्रोवाइड करते हैं कि गाड़ी अपने ही लेन में रहे, दूसरे लेन में ना जाए, यानी कि शोल्डर पे ना जाए। शोल्डर पे कोई अगर पैदल चल रहे हैं, साइकिल चल रहा है, तो उनको कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसके लिए। नेक्स्ट टाइप का जो कर्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व। नेक्स्ट टाइप के कर्व को हम लोग बोलते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व। सेमी बैरियर टाइप ऑफ कर्व जो होता है वो कर्व होता है जिसकी जो हाइट होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। जिसकी हाइट कितनी होती है? वो 15 सेंटीमीटर होती है, और उनकी जो स्लोप होती है वो 1:1 होता है। इनका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये शेप होता है, और ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ये स्लोप होते हैं 1:1, मतलब जितना वर्टिकल चलेंगे उतना ही ये हॉरिजॉन्टल चले होंगे। 1:1 का कर्व होता है, और इनकी जो हाइट होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। आपको अगर कैरेज वे से शोल्डर पे आना है तो आप आसानी से जब ये सेमी बैरियर टाइप कर्व लगा, नाम से पता चला बैरियर, मतलब आपको रुकना है, आप एकदम उस साइड नहीं जा सकते हैं, आप एकदम मतलब तुरंत नहीं जा सकते, एकदम नहीं जा सकते। आपको अगर जाना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत या मशक्कत करनी पड़ेगी कैरेज वे से शोल्डर पे जाने के लिए। अगर आपकी व्हीकल ख़राब हो गई है, या कोई मेडिकल या कोई भी आपका इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन अचानक तुरंत नहीं, आसानी से नहीं जा सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहला वाला जो कर्व हम लोग पढ़े थे, सेमी माउंटेबल कर्व जो पढ़े थे, उसमें उस कर्व की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर थी। यहाँ पे जो हाइट है वो बढ़ के कितनी हो गई है? 15 सेंटीमीटर हो गई। हाइट कितनी हो गई है? 15 सेंटीमीटर हो गई है। नेक्स्ट टाइप का कर्व हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइप का कर्व को बोलते हैं बैरियर टाइप ऑफ कर्व। बैरियर ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि आप अपने ही लेन में रहें, आप जो है इस टाइप साइड में नहीं आ सकते हैं, आप जो है वो शोल्डर पे नहीं आ सकते हैं। इस कर्व की जो हाइट होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। ये वो उस जगह पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे शोल्डर के जगह पे फुटपाथ बनाया गया हो, वहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे व्हीकल को कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाता है, अपना लेन छोड़ के किसी और के लेन में आए, उस पॉइंट पे, उस कंडीशन पे यहाँ इसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट होता है सबमर्ज कर्व। सबमर्ज कर्व ग्राउंड जनरली विलेज रोड पे देखा जाता है। ये ग्राउंड सरफेस पे वर्टिकली ऊपर की तरफ नहीं रहता वो, जबकि सबमर्ज रहता है, मतलब ग्राउंड सरफेस के अंदर में रहता है और हल्का सा पोर्शन, एकदम माइन्यूट सा पोर्शन बाहर रहता है। ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है विलेज रोड पे। ओके, थैंक यू।